शुक्रिया दोस्तों। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे मैं रवि हिंदी सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन है, पूर्व के सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपसे मुखातिब हूं। कहते हैं कि पूर्व में जो परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, उससे यह विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट हो जाती है कि बोर्ड का प्रश्न पूछने की परिपाटी क्या है, मेथड क्या है, किस तरीके से वो प्रश्न पूछता है, किसी भी विषय वस्तु से, किसी भी विषय का कौन कौन चैप्टर से वो प्रश्न को उठा रहा है, और यदि प्रश्न को उठा रहा है तो किस लेवल का प्रश्न उठा रहा है। इन तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है प्रीवियस ईयर देखने से। इसलिए माय डियर, मेरे समझ से मैं यह बता सकता हूं कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाना विद्यार्थियों के लिए उसके सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। इसमें डीएलएड की जो 6/9/2025 में जो परीक्षा हुई, उसमें जो प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों से प्रस्तुत मैं हुआ। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करना का अर्थ क्या है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। 25 प्रश्न हिंदी की पूछी जाती है आपका डीएलएड प्रवेश परीक्षा में। आइए, मैं इसी प्रश्नों को आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि सब लोगों को स्पष्ट दिखे। देखिए, पहला प्रश्न जो मैं अभी बोल रहा था वो यहां दिख रहा है। तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, हवा से बातें करती है। इसमें कह रहा है माय डियर कि हवा से बातें करना, क्या चीज? हवा से बातें करना, इसका क्या अर्थ है? तो हवा से बातें करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है माय डियर, कहते हैं कि उसका घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था जैसे हवा से बात कर रहा हो। तो हवा से बात करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज चलना, गति बहुत ज्यादा होना। तो बहुत बात करना होगा ऑप्शन, नहीं होगा माय डियर। तेज आवाज में बोलना नहीं माय डियर। बहुत प्रसन्न होना नहीं माय डियर। ऑप्शन आपका सही क्या होगा? बहुत तेज दौड़ना, गति तेज होना। आइए दूसरे प्रश्न पे आपको ले चलता हूं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो देखिए, इसमें 3-4 प्रश्न होता है। रस से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, कुल मिलाकर रस की संख्या कितनी होती है, या मुख्य तौर पर रस कितने हैं? तो 9। इसीलिए रसों की संख्या नव रस बताई गई है, नव रस की संज्ञा दी गई है। मतलब रस 9 होते हैं, इसलिए नव रस कहा गया है। अभिनव गुप्त के द्वारा, एक महान विचारक लेखक थे, उनके द्वारा बताया गया है कि रसों की संख्या 9 है, 9 रस की संख्या मानी गई है। वात्सल्य रस जो है माय डियर, ये जो है हमारा 10वां रस है। क्या चीज है? 10वां रस है वात्सल्य रस। करुण रस तीसरा श्रेणी में आता है, तीसरे नंबर पे करुण रस है। श्रृंगार रस पहला स्थान का रस है। हास्य रस दूसरे स्थान का रस इसको माना जाता है। शांत रस जो है माय डियर 9वां रस है, 9वां रस है शांत रस। तो यहां पूछ रहा था कि 9वां रस कौन है, यही पूछ रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। भक्ति रस जो होता है माय डियर, ये भक्ति रस जो है 11वां स्थान पे होता है। देखिए, 11 रस की चर्चा की गई है, लेकिन मतलब 11 रस होते हैं, परंतु मुख्यतः मूल रसों की संख्या 9 ही होती है। तो 9 तो मूल रस हो गया, लेकिन 2 और कौन कौन होता है 11 रस में? तो 10वां होता है वात्सल्य रस और 11वां होता है माय डियर भक्ति रस। भगवान के प्रति उनके भक्तों का जो प्रेम स्नेह है, उसको भक्ति रस कहते हैं। मां पुत्र बेटा और बेटा और मां का, बेटा बाप का, मां पुत्र का जो आपस जो प्रेम है, स्नेह है, वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। करुण रस वैसा रस जिसमें दया है ना, संवेदना, सिंपैथी का भाव हो, उसको करुण रस कहते हैं। तीसरे नंबर का यह रस है। और शांत रस जो बैराग, निर्वेद, सांसारिक मोह माया से अलग भाव उत्पन्न करता है काव्य धाराओं में, उसको शांत रस कहते हैं। ये 9वां स्थान पे आता है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन है? शांत रस। आशा करते हैं आप लोग को तमाम चीजें स्पष्ट होता। रस में एक सवाल और पूछा जाता है
कि रसराज किसे कहा जाता है, चाहे रसराज की संज्ञा किसे दी जाती है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस दो परिपाटियों में विभक्त होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। मतलब श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मतलब नायक नायिका का मिलन का जो प्रेम है, मिलन की जो उत्साह है, वह भी श्रृंगार ही है। और नायक नायिकाओं की जो विरह है, वियोग है, एक दूसरे से बिछुड़न में जो विरह का जो भाव है, जो उसके बीच का जो प्रेम है, वह भी श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। तो आइए, उसका छोटा भाई बीमार है, तीसरा प्रश्न है माय डियर, बीमार है कौन, उसका छोटा भाई। तो उसका छोटा भाई, ये जो पदबंध है, यह माय डियर कर्ता है, उद्देश्य है, या इसी को उधेय भी बोल सकते हैं, उधेय या उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो उसका छोटा भाई क्या है, तो बीमार है। तो बीमार है जो है माय डियर क्या है, विधेय है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, तो हम लोग कर्ता है, कर्ता को ही उधेय या उद्देश्य कहते हैं। कर्ता यहां जो हम लोग है वो क्या कर रहा है, तो पढ़ रहे हैं माय डियर विधेय है। तो कह रहा है कि इस वाक्य में विधेय बताएंगे, तो विधेय कौन है, बीमार है, उसका होगा नहीं, छोटा भाई नहीं, उसका छोटा भाई नहीं माय डियर, क्या चीज, बीमार है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी नंबर। तो विधेय कौन होता है और उद्देश्य कौन होता है वो आपको पता हो गया। उद्देश्य और विधेय, कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं और कर्ता के बाद जो भी चीजें वाक्य में होता है वह विधेय के अंतर्गत आता है। पंचमढ़ी में कौन सा समास है, पांच मेढ़ों का समूह, वैसा समस्त पद, वैसा सामासिक शब्द जिसके प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्या सूचक हो, पंच माने पांच, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, वैसा समस्त पद जिसका एक खास अर्थ निकले, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। गजानन, लंबोदर, चतुर्भुज, सदानन, मतलब इसकी एक अलग अर्थ है, तो ये बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। कर्मधारय, जिसमें विशेषण और विशेष की चर्चा होती है, जैसे नील कमल, मतलब वैसा कमल जो नीला हो, विशेषण और विशेष। कमल यहां विशेष है और नीला शब्द क्या है, विशेषण। महादेव, मतलब महान है जो देव, देव यहां विशेष है और विशेष का हम विशेषता बता रहे हैं कि कैसा है, देव कैसा है, तो महान है, तो महान है महादेव, एक कर्मधारय समास हो गया। तो यहां पूछ रहा था पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी द्विगु समास हो गया माय डियर। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है माय डियर। सींचने का काम पानी से होता है, जल करके जलने का धोतक क्या है, आग। क्या आग से किसी चीज को हम सींच सकते हैं? एक तरफ आग है और दूसरे तरफ सींचने की बात हो रही है, मतलब इन दोनों चीजों में बिल्कुल क्या है माय डियर, अपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल उल्टी बातें हैं। आग से किसी चीजों को सींचने की बात हो रही है, मतलब क्रोध होकर के किसी से प्रेम करने की बात हो रही है, मतलब वाक्य में विरोधाभास है, बात जो है वाक्य में बिल्कुल जो है से माय डियर ऑपोजिशन है, तो विरोधाभास का है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। रूपक, जब उपमान और उपमेय पर एक दूसरे पर आरोपित करे, मतलब दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं हो उपमान और उपमेय में, तब रूपक अलंकार। यमक, जब एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और वो अलग अलग भाव लेकर के आए, तब क्या होगा माय डियर, यमक। और श्लेष, जब कोई एक शब्द है और एक शब्द का मतलब अलग अलग अर्थ निकले, तो वो क्या हो गया, श्लेष अलंकार है। बपौती में मूल शब्द क्या है, तो बाप जोड़ औती बराबर बपौती, बाप जोड़ औती प्रत्यय लगा हुआ है, औती बन गया बपौती, तो इसका मूल शब्द क्या है माय डियर, बाप। बाप मूल शब्द है, तो छठा का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ आ रही होगी, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। आप लोग बनाए तो कितना बना, कौन समझ में आया, कौन नहीं समझ में आया, कितना आप जो है कर पा रहे हैं, कौन कौन किस प्रकार के प्रश्न छूट जा रहे हैं,
इन चीजों का चर्चा आप करेंगे। यस, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 7वें नंबर का प्रश्न, कौन वाक्य शुद्ध है? गलत को नहीं चुनना है, सही वाला को चुनना है। सुशीला गीत की 2 बार लड़ियां गाती है। सुशीला गीत की 2-4 पंक्तियां गाती है, 2-4 कड़ियां गाती है, ऐसा होगा। इसलिए यह वाक्य माय डियर अशुद्ध है, ये जवाब नहीं होगा। शुद्ध वाक्य को खोजना है। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। संबंध देखिए, साहित्य और समाज दोनों क्या है? पॉजिटिव चीज है, अच्छा चीज है। अच्छाई का विशेषता हम घोर शब्द से नहीं कर सकते। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, ऐसा कह सकते हैं। घोर नेगेटिविटी, नकारात्मकता का द्योतक है, इसलिए घोर शब्द यहां गलत है माय डियर, इसलिए यह भी वाक्य हमारा गलत है। कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, मतलब एक कोई रूम है जो लोगों से बिल्कुल भरा हुआ है, यह वाक्य सही लग रहा है। आगे देखते हैं, मैं गाने का कसरत करता हूं, नहीं, गाने का रियाज किया जाता है, गाने का अभ्यास किया जाता है, कसरत नहीं किया जाता है, इसलिए 3 वाक्य गलत हो गए। यहां एक वाक्य बच गया C नंबर का, यह वाक्य शुद्ध है और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो C नंबर का, कमरा लोगों से, व्यक्तियों से ठसाठस भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? अमेंडमेंट का मतलब होता है माय डियर, जैसे अमेंडमेंट होता है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सुधार होती है। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, तो अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, संशोधन। आंसर हो जाएगा अमेंडमेंट शब्द का सही परिभाषिक शब्द संशोधन। सहमति, सहमति का होता है जैसे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इसको बोलते हैं आपसी सहमति होना, हम दोनों के बीच में एक सही अकॉर्ड है, ACCORD, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य होना, सहमति होना, एग्रीमेंट होना। अनुमोदन मतलब किसी चीज को सैंक्शन कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, मान लिया गया, तो उसको अनुमोदन कहते हैं माय डियर। और परिवर्तन, चेंजिंग, चेंज, तो यहां पे अमेंडमेंट का सही अर्थ हो जाएगा संशोधन, जवाब हो जाएगा C नंबर। दिन कटना, दिन काटना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? दिन काटना, समय बिताना, समय गुजारना, निरर्थक समय को गंवा देना। रात बीतना नहीं, दिन बीतना नहीं माय डियर, शाम बीतना नहीं, समय बीतना, समय को यूं ही गंवा देना। दिन कटना, दिन काटना सही अर्थ होता है मुहावरा का। गौड़ी रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? गौड़ी रीति, गौड़ी रीति का संबंध जो है माय डियर ओज गुण से है। किसके, कौन से गुण से है? ओज गुण। ओज गुण में उत्साह, जुनून, जोश, वीरता, जिस काव्य धारा की पंक्तियों से वीरता, उत्साह, जोश, जुनून की चर्चा हो, वैसे काव्य में ओज गुण होती है, और ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से है। जवाब हो जाएगा क्या चीज? 1 नंबर। ये प्रसाद गुण, जब कोई वाक्य है और उस वाक्य का बिल्कुल अर्थ जो है से सिंपल हो, सामान्य हो, कोई खास अर्थ या कोई उससे बिल्कुल जो है से कोई अलग अर्थ प्रदान नहीं करे, तब उसको प्रसाद गुण कहते हैं। जब कोई काव्य की पंक्तियों का जो भाव आ रहा है, स्नेह का, प्रेम का, मोहब्बत का, सौंदर्य का, शीतलता का, तो वो माधुर्य गुण होता है माय डियर। और माधुर्य गुण का जो संबंध होता है वह वैदर्भी रीति से लिया गया है। माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से है, और प्रसाद गुण जो है, प्रसाद गुण का संबंध पांचाली रीति से है। गौड़ी रीति का संबंध ओज गुण से है, जिसमें जोश, जुनून, वीरता और उत्साह की परिकल्पना की जाती है। कै कै कारण रोवे माला, जनु टूटे मोतिहन के माला में अलंकार बताए। माय डियर, कै कै कारण रोवे बाला, करा कि कौन सा कारण है जिससे बालिका रो रही है? जिससे बालिका रो रही है, बालिका क्यों रो रही है, युवती क्यों रो रही है, कौन सा कारण है? तो कारण है जनु टूटे मोतिहन के माला, मोती की माला टूटने से ही बालिका क्या हो रही है? रो रही है। तो यहां माय डियर क्या है? तुलना है। बाला ऐसे रो रही है जैसे मोती की माला टूट गई है। तो बालिका का रोना और मोती की माला का टूटना, दोनों के बीच में समानता दिखाया गया है। यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा
उपमा में भी समानता दिखाया जाता है, लेकिन कब? उपमा में सा, सी या सम से आपका समानता दिखाया जाता है। जैसे उसकी चेहरा गुलाब के पंखुड़ियों के समान है, उसकी होठ गुलाब की पंखुड़ी सी है, तो गुलाब की पंखुड़ी से हम होठ की तुलना कर रहे हैं, तो सी, सा, सम से जब तुलना किया जाता है तो उपमा होता है। रूपक, उपमान और उपमेय में बिल्कुल जब एक दूसरे पर हम जो है से परिलक्षित कर देते हैं, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहने देते हैं, तब रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब उपमान और उपमेय में समानता दिखाया जाए, तो वहां पे क्या होता है माय डियर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों में समानता हो, और रूपक में होता है कि ऐसी समानता हो जो पता ही न चले, मतलब दोनों एक दूसरे का बिल्कुल पूरक हो, तब उसको रूपक बोलते हैं। तो यहां पे समानता दिखाया गया है, पूरक नहीं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संदेह की भावों को, अभिव्यक्तियों को संदेहालंकार में रखते हैं। आगे है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। वह बैठा रहा, काम क्या कर रहा है? बैठने का। बैठा है, कब बैठा है, कहां बैठा है, कैसे बैठा है? तो कब बैठा है? तो सुबह से शाम तक। तो समय दिखा रहा है, तो समय दिखाने वाले जो शब्द है, किसी काम में समय जब दिखा रहा है तो उस काम का विशेषता हो गया। तो विशेषता, काम का विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया का विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण पदबंध होता है। चूंकि एक शब्द नहीं है, एक से ज्यादा शब्द हो गया, इसलिए ये पदबंध हो गया, ये पद नहीं रहा, तो क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है सुबह से शाम तक, या दिनों भर, या रात दिन वह बैठा रहा, ये सब क्रिया विशेषण पदबंध है। या वह यहां बैठा रहा, तो बैठा रहा कहां? यहां, तो यहां भी क्या है? क्रिया विशेषण है। वहां क्रिया विशेषण है। आज, कल क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा, क्रिया पदबंध नहीं है यहां, इससे कुछ काम नहीं हो रहा। सर्वनाम नहीं है, सुबह से शाम तक इसमें कोई सर्वनाम नहीं है, अव्यय नहीं है, सुबह से शाम तक, ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट देखें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दे। जियो और जीने दो, यह अहिंसा की बात कर रहा है। वह अपने सुख के साथ साथ दूसरे की सुख को भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे। मतलब दूसरे के हित मतलब अपना हित, स्वार्थ नहीं, माने दूसरा का भी हित करे। तो सच्चा धर्म क्या है? अहिंसा, दया की, सत्यनिष्ठा की, परोपकार। तो दूसरे को किया गया उपकार, यही कह रहा है। मतलब दूसरे का सुख दुख देखे और स्वार्थ को छोड़कर दूसरे का भी हित करे, दूसरे के लिए भी। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, परहित ही सच्ची मानवता है। तो वही पूछ रहा है कि सच्चा धर्म क्या है? परहित करना, मतलब परोपकार करना, दूसरे की उपकार करना। अपना काम तो एक राक्षस भी कर लेता है, एक कोई सामान्य जीव भी अपना काम बना लेता है। अपने काम के साथ, अपनी अच्छाई के साथ दूसरे की अच्छाई के बारे में भी सोचें, वो दूसरे पर किया गया उपकार है, भलाई है, परोपकार है। तो परोपकार जो है मानव का सच्चा धर्म है, यही। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन, इस गद्दांश, अहिंसा भी सच्चा धर्म है, लेकिन ये जो गद्दांश दिया है, इस गद्दांश के हिसाब से सही जवाब आपका क्या होगा? बी नंबर होगा। ये नहीं कि डायरेक्ट अहिंसा सही जच रहा है, सही चीज है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, ये जानते हैं तो डायरेक्ट हम ऑप्शन मार देंगे। नहीं, गद्दांश में क्या दिया हुआ है, इस गद्दांश के हिसाब से प्रश्न का जवाब देते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहां पे हमको देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध है नहीं, यहां पे 4 वाक्य, इसमें 3 वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाला हम लोगों का आंसर नहीं बनेगा, जवाब नहीं बनेगा, उत्तर नहीं होगा। जो गलत होगा वही उत्तर रहेगा, उसी में हम लोग टिक लगाएंगे। गांधी जी प्रतिदिन सूत काटते थे, सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हिरणों का झुंड तालाब पर पानी पीने आया, उसको तालाब पर पानी पीने आया, यह भी सही है, इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा। देखते ही देखते अगस्त भी आ गया, अगस्त किसी बच्चा का नाम है, या बच्चा का नाम भी यहां आप सोच सकते हैं, या महीना का नाम भी आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते अगस्त आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया। तो यह भी वाक्य सही है, शुद्ध है, इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा। एक वाक्य बच गया, सी नंबर, यही आपका आंसर होगा। इस वाक्य में अशुद्धि है, गलती है। क्या अशुद्धि है? तो उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है। तो जो व्यक्ति दुर्जन है उसको कहना और पुकारना, ये दोनों एक चीज है। देखिए, इस वाक्य में एक ही चीज के लिए ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में
एक ही चीज के लिए आपको दो दो कहना और पुकारना, एक बात को दिखाने के लिए, एक क्रिया के लिए दो क्रिया का प्रयोग किया गया है। उसको दुर्जन पुकारना अनुचित है, यह सही हो सकता है, चाहे उसको दुर्जन कहना अनुचित है, यह सही होगा। कहना और पुकारना दो दो, ये क्या हो गया बाबू, ज्यादा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, ये ज्यादा चीज हो गया। तो ये आपका वाक्य जो है अशुद्ध है, यही आपका क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा, आंसर का विकल्प हो जाएगा। 15 नंबर का जो सवाल है, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। मतलब वैसा शब्द, किसी वाक्य में उपयुक्त प्रयुक्त वैसा शब्द जो उस शब्द का जो अर्थ खासम जो अपनी अर्थ होती है वो अर्थ दे रहा हो, मतलब जो किसी शब्द का जो भाव है वो भाव प्रदान कर रहा हो, मतलब कोई विशेष अर्थ प्रदान नहीं कर रहा हो, तो उसको अभिधा कहते हैं। जब विशेष अर्थ प्रदान करेगा तो लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और जब वैसा शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु पे व्यंग किया जा रहा हो, बढ़ा चढ़ा कर की बातें बोली जा रही है, तो उसको हम क्या करेंगे माय डियर, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए और आपका जवाब हो गया विधा, बी नंबर। व्यंजना के कितने भेद हैं? व्यंजना क्या माय डियर, व्यंजना। तो व्यंजना जो है इसके कितने भेद हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यंजना के कितने भेद हैं। तो व्यंजना दो प्रकार के होते हैं, व्यंजना के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना, शब्द का व्यंजना, और अर्थी व्यंजना, अर्थ का व्यंजना, अर्थ से किसी पे व्यंग करना और शब्द के माध्यम से किसी पर व्यंग करना। तो व्यंजना दो प्रकार के होते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब छंद में 11 वर्ण होगी तब उसे इंद्र ब्रजा या उपेंद्र वज्रा बोलते हैं। तो यहां उपेंद्र वज्रा भी है और इंद्र वज्रा भी है, तो इसलिए बी और सी दोनों, तो एक से अधिक विकल्प सही है, ये आपका जवाब होगा। चौपाई, चौपाई नहीं होगा माय डियर। आ जाइए, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए माय डियर, मानो, मनहू, जानो, जनहू, इन तमाम प्रकार का शब्द लगाकर जब दो चीजों के बीच में तुलना किया जाए, मानो, मनहू, जानो, जनहू, ऐसे शब्द से दो चीजों की तुलना किया जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। योद्धा मानो विविध रंग के, योद्धा हैं, अनु कैसा, तो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, है ना। नाना रंगी जलद नभ में, जलद नभ में मतलब बादल वाले आकाश में इस जो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का रंग का क्या है, इंद्रधनुष का रंग है, वो ऐसा दिख रहा है जैसे युद्ध भूमि में योद्धा अलग अलग रंग के दिख रहे हैं। तो युद्ध भूमि के योद्धा की तुलना बादल के उस जो इंद्रधनुष होता है उससे किया जा रहा है, लेकिन दोनों की तुलना कौन सा शब्द से किया जा रहा है? मानो से, मनो से, मनहू से, जानो से, जनहू से। तो इस प्रकार के शब्द लगाकर जब दो चीजों की तुलना होती है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक, जब एक शब्द किसी काव्य धारा की पंक्तियों में बार बार आए और बार बार आकर के अलग अलग अर्थ प्रदान कर दे तो यमक अलंकार कह देते हैं। श्लेष, जब एक शब्द का काव्य धारा में, काव्य पंक्ति में अलग अलग अर्थ निकल जाए अलग अलग भाव में, तब श्लेष कहते हैं। श्लेष को विभिन्न अर्थी शब्द भी कहते हैं, या ये चिपक अर्थी अलंकार भी बोलते हैं श्लेष अलंकार को। रूपक अलंकार, जहां पे उपमान और उपमेय एक दूसरे पर परिलक्षित होते हैं, दोनों के बीच में इतनी समानता होती है कि दोनों के बीच में विभेद स्थापित नहीं किया जाए, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। आ जाइए, जो समास विशेषण और विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो कर्मधारय समास। महादेव,
देव हैं, देवता हैं, कैसा महान। तो देवता यहां क्या है, संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या चीज से बता रहे हैं, महान से। तो संज्ञा और विशेषण मतलब विशेष से और विशेषण, उपमान और उपमेय दोनों है। जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो भी है और जिससे विशेषता बताया जा रहा है वो भी है। तो ऐसे समस्त पद को, ऐसे समासिक पद को कर्मधारय समास कहते हैं। कमल नयन, कमल नयन, नयन है किसके जैसा, कमल के समान। तो नयन का हम क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास। द्विगु समास जिसके प्रथम पद में संख्या हो, तत्पुरुष समास जिसके द्वितीय पद प्रधान हो और कारक के भी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ हो, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, है ना। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। तो ऋण मुक्त, दो गो पद है, ऋण और मुक्त। तो ऋण मुक्त के बीच में एक जो है से कारक का विभक्ति चिन्ह है, से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पे पर, है ना। तो से में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ऋण से मुक्त। तो तत्पुरुष समास अव्ययी भाव जिसके प्रथम पद हमारा क्या है, तो प्रथम पद में जब अव्यय हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो जवाब यहां जिसमें विशेषण और विशेष हो, में और उपमान की चर्चा हो, तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट कह रहा है माय डियर, जिसमें कई और चिपके हों, जिसमें कई और नहीं अर्थ चिपके हों, वैसा अलंकार जिसके एक शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं, कई अर्थ भाव में आते हैं। अभी मैं आप लोग को बताया हूं श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार दो तरह के अलंकार हैं। उपमा जब एक व्यक्ति वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना किया जाए और उस तुलना के बीच में सा से सी सम लिखा हुआ हो, तो उपमा। जब किसी भी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए जो कि लोक जगत में संभव नहीं है, तो उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं माय डियर। जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे। तो जब उपमेय के सामने उपमान को नीचा दिखा दिया, मतलब जिसका हम तुलना जिससे कर रहे हैं, जिस चीज का हम जिससे तुलना कर रहे हैं, जिसका तुलना कर रहे हैं उसी को हम बड़ा दिखा दे, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको छोटा दिखा दे, तब उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार या उसी को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं माय डियर। अन्योक्ति विरोधाभास, विरोध का भास, विरोध का जब भाव हो तो विरोधाभास होता है, विप्सा नहीं होगा। यहां देखिए, जाके जस प्रताप मतलब किसी भी व्यक्ति के जस, किसी भी व्यक्ति की के हाथों की जो जस है, उसकी कला है, कौशल जो है, कीर्ति है, उसके आगे शशि मलिन चंद्रमा भी मलिन पड़ जाती है, रवि शीतल मतलब सूर्य भी ठंडा पड़ जाता है, जो लौकिक व्यवहार जगत में संभव नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की हम शौर्य का तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को छोटा दिखा दिए और जिसका तुलना किए उसको बड़ा दिखा दिए, तो यहां उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे देखिए माय डियर, राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य है, इसको पैसिव वॉइस कर्मवाच्य में बनाना है। राहुल ने कपड़े बांटे, कपड़ा यहां ऑब्जेक्ट है, कर्म है। कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्म के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वाक्य का क्रिया जो है, वर्ब जो है वो बदलेगा। तो कपड़ा को पहले लिखना पड़ेगा। चाहे राहुल से भी हम शुरू कर सकते हैं, राहुल के द्वारा कपड़ा बांटा गया, या कपड़े बांटे गए राहुल के द्वारा, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखेंगे, राहुल कपड़े बंटवाता है, नहीं। राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, हो सकता है। राहुल कपड़े बांटने गया, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जवाब हो जाएगा माय डियर बी नंबर, राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाया गया। आगे देखिए, अनुस्वार युक्त वर्ण को क्या कहते हैं। तो अनुस्वार युक्त वर्ण को, अनुस्वार युक्त जो वर्ण होते हैं माय डियर, उसको शानुस्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, शानुस्वर वर्ण कहते हैं। यहां लघु प्लूत और गुरु नहीं होगा, लघु प्लूत और गुरु नहीं होगा। यहां आपका जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनुस्वार युक्त कोई भी वर्ण होता है, जैसे नंदन, तो न के ऊपर अनुस्वार दे दिए, नंदन। तो न के ऊपर जो अनुस्वार दिया हुआ है, यह क्या हो गया माय डियर, शानुस्वर वर्ण है। नन जो है शानुस्वर वर्ण है, इसको गुरु लघु या प्लूत नहीं कह सकते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। जवाब हो जाएगा सी नंबर। दुख है जीवन तरु के मूल में अलंकार ढूंढना है। उपमा सा से सी कुछ है नहीं, तो ये कट गया। उत्प्रेक्षा अलंकार की मानवीकरण, मानवीकरण में किसी निर्जीव चीज को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दुख है जीवन तरु के मूल में, यहां मानवीकरण भी नहीं है, तो यहां क्या है माय डियर, उत्प्रेक्षा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दुख है जीवन, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमान और उपमेय की परिकल्पना होती है, और वहां पे उपमेय को, उपमान को जो है उपमेय से बड़ा दिखाया जाता है। यहां वैसा कुछ है नहीं। तो यहां देखिए जीवन तरु, जीवन को क्या बोला गया है, जीवन को क्या बोला गया है, जीवन को वृक्ष बोला जा रहा है, पेड़ बोला जा रहा है। मतलब जीवन जो है क्या है, एक पेड़ है। एक पेड़ जो है क्या है, जीवन है। मतलब बिल्कुल हूबहू किसी को ऐसी तुलना करें जिसके बीच में कोई विभेद नहीं हो, उसको रूपक अलंकार बोलते हैं माय डियर। यहां देखिए जीवन तरु के बीच में रूपक अलंकार का योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो है से पंक्ति जो है रूपक अलंकार, दुख है जीवन तरु के मूल में, रूपक अलंकार इसमें है, ऑप्शन में नहीं है रूपक अलंकार। ऐसे स्थिति में जो है हमारा जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपमा नहीं होगा, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा नहीं होगा, डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब यदि आपको लगता है कि कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है, क्योंकि जीवन को वृक्ष बताया गया है, तरु के समान बताया गया है। जीवन ही जो है वो तरु है, दोनों के बीच में कोई विभेद नहीं है, बिल्कुल समान दिखाया गया है। तो रूपक अलंकार होगा। जवाब जो है आपका 4 नंबर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी विद्यार्थी, आप सभी लोग जो हमारे यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, पुस्तक के माध्यम से या यूनिक टेस्ट पास के माध्यम से। आप लोग को पता है ना कि यूनिक टेस्ट पास में क्या है। तो आप जब प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड करके और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल सेट का यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे पूर्व के सवालों का, बोर्ड्स में आए हुए सवालों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एक यूनिक का, जो जिस तरह से ट्रेन की टिकट का हम लोग मंथली या 6 महीने का पास बनवाते हैं, उसी तरह से यूनिक जो है आप लोग को टेस्ट की पास बना कर देती है। 6 महीना, 3 महीने, साल भर का आप टेस्ट की पास बना सकते हैं। और जिस किसी भी परीक्षाओं का आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, बिहार पुलिस, बीएसएससी, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट पास लेकर के टेस्ट दे सकते हैं। अपने आप को भांप सकते हैं, माप सकते हैं, परख सकते हैं हम कहां हैं, हमें क्या और करना चाहिए, किस चीज की जरूरत है। तो यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और टेस्ट पास लेकर के टेस्ट में लग जाइए और अपनी सफलता की उड़ान को एक ऐसी मुकाम तक पहुंचाइए ताकि आपकी सफलता आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। किसी तरह की परेशानी आपको यदि होती है चीजों को समझने में, बूझने में, तो आप हमारे 8434897582 वाली नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए आप सभी विद्यार्थियों का, इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए सभी साथियों का मैं रवि हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिक प्लेटफॉर्म की ओर से। शुक्रिया।